मेरे प्यारे साथियों और बच्चे, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। ये क्लास 10th के लिए MCQ के लिए जो सेशन होने वाला है, इसका कोई जवाब आपके पास नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लास्ट में जवाब दीजिएगा, मुझे पता है। इसमें टोटल हम जो है 100 प्रश्न को लेकर आए हैं। ये केवल बिहार बोर्ड के लिए है, लेकिन दूसरे बोर्ड का भी लाभ इससे मिल सकता है, लेकिन स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए है। और वो भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसी टाइप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यानी एक सेट अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि आने वाला जितना भी सेट होगा या आप एग्जाम में बैठिएगा तो फिर आपको आसानी से सारे प्रश्न का जो है सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। तो बिल्कुल पैसेंस बना करके आप मेरे साथ बने रहें और शुरुआत करते हैं अपनी सफ़र को। ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये हर हाल में एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। अब परिमेय संख्या की बात है तो परिमेय संख्या जो होता है बिना रूट वाले, ठीक है, जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सके, चाहे वो पॉइंट में लिख दे या रेकरिंग में लिख दे। अगर आप PYQ के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं तो वो परिमेय है, और अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो अपरिमेय है। वास्तविक संख्या दो ही प्रकार के होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो अगर कोई नंबर जिसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2.1001001 इस तरीके से, क्या आप इस नंबर को PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं? हालांकि है डेसिमल फॉर्म में, लेकिन आप PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन इस तरीके से रहता 101, फिर 101, फिर 101, तो एक ही डिजिट को जब बार बार ये रिपीट करता तब इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख देते, हाँ या नहीं? तो ये हो जाता परिमेय। लेकिन इसको PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय। रूट में तो खैर डायरेक्ट पता चल जाता है, जैसे रूट सात 2 रूट 7, तो ये रूट 7 की वजह से ये परिमेय नहीं होगा। उसी तरह से देखो, रूट पे लगा हुआ है, बट 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 होता है, यानी ये परिमेय हो गया। यहाँ पर देखिए 9 का तो 3 होता है, बट 3 का नहीं स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल पाता है, तो ये अपरिमेय हो गया। उसी प्रकार 25 का 5 होता है, बट रूट 3 है। तो परिमेय में अगर आप परिमेय को जोड़ रहे हैं, रिजल्ट क्या आना है? अपरिमेय आना है। मतलब यहाँ से परिमेय की बातचीत कर रहा था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न बहुत सारे हैं, पढ़ते हैं आगे। कहता है यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यानी m एक इंटीजर है तो प्रत्येक ऑड इंटीजर का क्या फॉर्म बनेगा? आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो ऑड नंबर होता है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, हाँ या नहीं? ये सब नंबर जो होते हैं वो ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर किस रूप में लिखा जाएगा? m एक पूर्णांक है, अगर मान लो m के जगह आप 1 लिखते हो, ठीक है, तो 1 1 2 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर अगर 4 रखते हैं तो 4 1 5 आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, कभी इवन हो रहा है, कभी ऑड हो रहा है, तो ये तो मेरा रूप हो नहीं सकता है। अगर यहाँ हम कोई भी इंटीजर लेते हैं तो इसमें हम इंटीजर के जगह 1 2 3 4 5 ये सब रखते जाएंगे, तो कभी इवन होगा तो कभी ऑड होगा, मतलब ये भी ऑड इंटीजर का फॉर्म नहीं हो सकता है। इसमें तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई है, तो आपका ये भी नहीं होगा। इसमें आप कोई भी इंटीजर रख के देखिए, कोई भी इंटीजर रख के आप देखिए, आपको ऑड ही मिलेगा। जैसे m के जगह 1 रखते हैं तो 2 1 3, 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 और 1 5। हर बार आपको ऑड नंबर मिलेगा, यानी विषम संख्या मिलेगा। मतलब ये जो डी ऑप्शन है यही है जिसको आप विषम संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। तो 2m+1 का रूप में आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। शांत, शांत का मतलब होता है शांत। पॉइंट के बाद शांत हो जाए, कहीं जाकर कट जाए, तो वो क्या होगा? शांत दशमलव निरूपण होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि पॉइंट के बाद कटेगा या नहीं कटेगा? क्या आप भाग देकर चेक करेंगे? तो टाइम तो काफी चला जाएगा। उतना भी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन के नीचे 2 या 5 का फैक्टर दिख जाए, 2 और 5, सिर्फ 2 और 5, इसके अलावा अगर 3 है, 7 है, 11 है, दूसरा प्राइम नंबर अगर आता है,
और अगर इससे ऊपर वाला नहीं कटता है तो समझिए कभी भी शांत नहीं हो सकता। जैसे 1/3, तो ये 3 की वजह से आप भाग देते जाइए, ये कभी भी शांत नहीं होगा। जैसे 5/11 ले लेते हैं, कभी नहीं शांत होगा। लेकिन ये 55/11 है। अब 11 से डायरेक्ट ये कट रहा है, तो पहले काट लेना है। अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है और अगर नीचे अगर 2 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाता है, तो वो जो है शांत नहीं हो सकता है, वो फिर रेकरिंग में लग जाएगा उस पर। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि सर ये जो मैंने आपसे बातचीत किया वो ये किया कि शांत कौन है। जैसे 91 है, तो 91 को अगर तोड़ेंगे तो 13 और 7, तो 13 और 7 2 5 के अलावा आ रहा है। तो क्या 7 13 से ऊपर वाला कट रहा है? नहीं, तो ये तो हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अशांत हो जाएगा। उसी तरह से बटा में 23 है, 23 है कभी नहीं कटेगा, तो ये अशांत हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए 80 है। अब 80 को जब तोड़ने जाइएगा ना, तो 16 × 5 = 80, मतलब 16 में सिर्फ 2 है, 2 की पावर 4 है और गुना 5 है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि 2 5 अगर रहेगा तब तो शांत हो ही जाएगा, 2 5 के अलावा अगर दूसरा प्राइम नंबर रहता है तब शांत नहीं होगा। तो ये शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे? शांत हो जाएगा। अगर यहाँ देखिएगा तो 9 × 5 = 45, 5 है, अति सुंदर। अगर 9 को हम तोड़ते हैं तो 3 × 3, ये 3 आ गया। तो क्या 3 से ऊपर कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये 3 की वजह से ये शांत नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या है? अशांत है। अच्छा से सीखिए, अगर एक लेक्चर आप अच्छा से समझ लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब देने लायक हो जाइएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 0.87 पे रेकरिंग है, इसको लिखना है पीवाईक्यू के फॉर्म में। मैं आपको रेकरिंग वाले और भी क्वेश्चन कराता हूं, जिसको आप डायरेक्ट विद इन सेकेंड आप लिख सकते हैं पीवाईक्यू के फॉर्म में। पहला टाइप है कि रेकरिंग का मतलब होता है जो डिजिट पे रेकरिंग है उसको बार बार लिखा जाना। अगर 1 पे रेकरिंग है तो इसका मतलब 1/9। अगर ये 2 पर रेकरिंग रहता पॉइंट के बाद, रेकरिंग हमेशा पॉइंट के बाद दी जाती है, तो ये 2/9 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 3 दूर पे रेकरिंग रहता तो ये 32/99 हो जाता। ये पहला टाइप का रेकरिंग वाले सवाल हुआ। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के। मान लो 0.325 आपने लिखा और रेकरिंग आपने क्या किया, 25 पे लगाया, 3 को छोड़ दिया। अब यहाँ आपको करना क्या होगा कि 325 को लिख देना होगा। और जिस पे रेकरिंग नहीं है, सारा कैलकुलेशन हम पॉइंट के बाद वाले को करते हैं। अगर मान लो यहाँ 10 रहेगा तो 10 को आपको नहीं छेड़ना है, 10 को आपको होल में रख लेना है। ठीक है, 10 होल इतना। अब अगर यहाँ पे 3 पे रेकरिंग नहीं है तो हम 3 को क्या कर देंगे, माइनस। अब अभी आपने सीखा कि जितना डिजिट पे रेकरिंग रहता है उतना 9 नीचे लिखना होता है। अगर ये 2 डिजिट पे रेकरिंग है बच्चे, तो 99 नीचे तो आपको लिखना ही है। और जिस डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले लड्डू देना है, मतलब 0 देना है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो ये होता है दूसरा टाइप का। अगर मैं बोलूँ कि 0.543, अब मान लो 3 पे रेकरिंग है, कैसे सोल्व करेंगे आप? तो यहाँ लिखेंगे 543, 54 पे रेकरिंग नहीं है तो इसको माइनस, 1 डिजिट पे रेकरिंग है उसके बदले 19, 2 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है 00 शिफ्ट कर देते हैं, बस खत्म हो जाएगा। इसको भी आप यही काम कर सकते हैं। पूरा लिख लीजिए 87, रेकरिंग 8 पर नहीं है तो -8, 1 डिजिट पे रेकरिंग है 19, जिस पे रेकरिंग नहीं है 0, तो ये आ जाएगा 79 कितना, 90। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, मैं ऐसा मानकर चलता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 540 को अगर इस तरीके से हम लिखेंगे तो बताइए x + y - z कितना होगा। अब ये कह रहा है कि आप 540 को तोड़ो, और तोड़ने के लिए सोचना नहीं है, जो जो फैक्टर इसमें शामिल है उसी से लगाते जाना है। जैसे आप 2 से लगाइएगा 270, अभी भी 2 से लगेगा 135, अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। तो अगला नंबर हमें 3 दिख रहा है तो 3 से लगाइए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, आया नहीं। फिर 3 से लग रहा है, जब तक लग रहा है लगाते रहिए, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, आखिरी में 5 दिख गया। तो इसको जब मैंने तोड़ा तो क्या क्या आ गया, 540 को जब मैंने तोड़ा तो 2 की पावर 2 आ गया, आया नहीं। 3 की पावर जो है हमें 3 दिख गया। ठीक है, 3 की पावर 3 दिख गया। ठीक है, देख लीजिए। तो माइक चालू है? हाँ, माइक चालू है।
हाँ, हेलो हेलो, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी। तो मैंने आपसे बोला कि 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर कितना है, 3 है। और यहाँ पर देखिए 5 की पावर 1 है। और ये बराबर है 2 की पावर x गुना 3 की पावर y गुना 5 की पावर z। बच्चे इसको सोल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, कोई नहीं सोल्व कर सकता है, केवल और केवल कंपैरिजन किया जा सकता है। तो कंपेयर करिए, जैसे ही 2 की पावर 2 है तो इसको भी 2 की पावर 2 होना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। तो मतलब x के जगह मुझे 2 रखना पड़ेगा। उसी प्रकार ये 3 की पावर 22 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, तो 22 के जगह मुझे 3 रखना पड़ेगा। और जेड के जगह मुझे 1 रखना पड़ेगा। अब x प्लस बाई माइनस जेड, मतलब इसको जोड़ना है या इसको घटाना है, तो 3 2 5 में से 1 जाएगा 4। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ गए? पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय मतलब जो रूट में रहे, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन NTNR हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, उसको बोला जाएगा। जैसे रेकरिंग वाला है, तो रेकरिंग वाला तो अभी सीख ही रहे थे कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये परिमेय है। जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दीजिएगा परिमेय। 2 बार √13 को गुना करिएगा तो रूट नहीं हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, √13 आ जाएगा, मतलब ये भी क्या है बच्चे, परिमेय। उसी तरह से अगर यहाँ देखिएगा तो इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाता है, हाँ या नहीं? इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो जब इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाता है, 21 का स्क्वायर होता है कितना, 441। अब यहाँ से देखिएगा 10 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 1 का तो निकल गया, बट 10 का नहीं निकल पाया, तो ये भी परिमेय। लेकिन ये आपका क्या है, अपरिमेय है। तो अपरिमेय बोल रहा था, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं, m और n दोनों अभाज्य है, तो उनका मसा कितना होगा? आपने कभी गौर किया है? नहीं किया है तो आज करिए। अगर दो अभाज्य संख्या का आप मसा निकालिएगा तो उसमें कोई भी कॉमन आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे मैं कहूँ 2 और 3 का आप मसा निकालिए, तो क्या 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। केवल और केवल एक है जो सब घड़ी रहता है कॉमन फैक्टर। तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा बच्चे, 1 होगा। कोई भी आप दो नंबर का, दो अभाज्य संख्या का जब आप HCF निकालते हैं, HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर, वो भी बड़ा वाला। तो इसमें तो केवल और केवल एक ही होता है जो कॉमन फैक्टर होता है, मतलब एक ही से दोनों नंबर कटेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जिससे दोनों नंबर कटेगा। तो आपका 1 हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका LCM 182 है, तो उनका HCF कितना होगा? ये बचपन क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जिसमें सवाल में दे रखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 है, तो मैंने लिख दिया। इसमें बोल रखा है कि इसका जो LCM है 182 है, इसका क्या बनेगा HCF? देखो बच्चे, अगर इसको आप 10 बार पढ़ते हैं तो 1800 समथिंग आएगा, 20 बार पढ़िएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 3600 कुछ आ जाएगा। तो 10 और 20 के ही बीच में आंसर मेरा लाई करेगा। तो जब 10 और 20 के ही बीच में लाई करेगा तो 23 तो पहले नंबर होगा नहीं। अब आते हैं यूनिट डिजिट से। 10 और 20 के बीच में लाई करेगा, और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो 2 का टेबल पढ़िए जिसमें लास्ट में 6 आ जाए, तो लास्ट में 3, और लास्ट में 3 देखिए एक ही वो है, 3 बार पढ़िएगा तो वैसे भी नहीं होगा। तो आपको 13 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत मतलब समझ रहे हैं? अशांत का मतलब है कि पॉइंट के बाद नंबर बार बार लिखाते रहेगा। अशांत दो तरीके से हो सकता है, एक तो है कि एक सिस्टम से अशांत होगा, और एक है कि जैसे तैसे अशांत होगा, है ना। तो मैंने आपसे ये बताया कि अशांत कौन है। तो अगर देखिए देखा जाएगा तो 40 में आपको 2 और 5 दिख रहा है, मतलब ये तो शांत हो जाएगा, है ना। 200 में भी आप तोड़िएगा तो 2 और 5 ही है, क्योंकि 100 में 2 5 फिर 2, ये भी आपका शांत हो जाएगा। उसी तरह से 160, ये 441 को अगर तोड़िएगा तो 21 गुना 21, 21 एक अभाज्य संख्या है, ये कभी भी लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये अशांत हो जाए। और ये भी देख रहे हैं 2 5 ही इसमें आएगा, मतलब ये भी शांत होगा। तो हमें सारा ऑप्शन पे काम करना है, ये नहीं कि सिर्फ आंसर टिक करके आए और चले गए। तो शांत क्या है, अशांत क्या है, ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए। P बराबर इतना लिखा है, Q बराबर इतना लिखा है, तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका LCM कितना होगा? देखो P बराबर लिखा है ABQ,
और Q बराबर लिखा है A की पावर 4 और B। आपको चाहिए क्या चीज? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है पहले जो मिलता है उसको पकड़िए, लेकिन ज्यादा पावर वाला। तो ज्यादा पावर इसमें कौन है? 4। इसमें मिलता है पकड़िए लेकिन ज्यादा पावर वाला, यानी 3। ये हो गया इसका एलसीएम। अगर आपसे सीएफ पूछ देगा, तो मिल रहा है बट छोटा पावर वाला ए, मिल रहा है बट छोटा पावर वाला बी। अगर ये सीएफ कहता तो ए बी हो जाता। एलसीएम पूछ रहा है तो ए की पावर 4 बी की पावर 3 होगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, को प्राइम है? सह अभाज्य किसको बोलते हैं बच्चे? सह अभाज्य का मतलब होता है कोई जरूरी नहीं है कि संख्याएं अभाज्य ही हो। सह अभाज्य जो होता है वो संख्या नहीं होता है, संख्याएं होता है, क्योंकि वहां पे पेयर में संख्या होता है। तो कोई भी दो नंबर हो सकता है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना दिखे, ये भी सह अभाज्य है। अगर मैं यहाँ 9 लिख दूं और यहाँ पे 16 लिख दूं, ये भी सह अभाज्य है, ये भी को प्राइम है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब 3 से 9 कट रहा है बट 3 से 16 नहीं कट रहा है। तो इसका जवाब है सीएफ निकालिएगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था कि कौन सह अभाज्य है? देखो इसमें तो 15 से 45 कट रहा है, तो ये तो सह अभाज्य होगा नहीं। 21 से 5 बार में कट रहा है, ये तो सह अभाज्य होगा नहीं। 9 और 16 देखिए, यही मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ भी दिया हुआ है, ये सह अभाज्य है। और ये 14 से 84 कट रहा है, तो ये सह अभाज्य नहीं है। इतना छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, उसमें भी 100 एमसीक्यू में आपको 50 ही सोल्व करना है, 50 उसी में रहने देना है। यानी बिहार बोर्ड वाले बच्चे अगर 100 में 100 मैथ्स में नहीं लाते हैं तो उनकी लापरवाही है। अदरवाइज 100 में 100 तो आना ही चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल पेपर भी होता है, इतने सारे ऑप्शन भी है। कह रहा 0.3125 को अगर पीवाईक्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपली आप भी जानते हैं, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आप 4 जीरो लगाइएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट दिख रहा है? 4 डिजिट दिख रहा है। अब काटते जाइए, 25 से काटिए, आराम आराम से 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100। 25 से काटिए, 25 से काटने का मैं ट्रिक आपको देता हूँ। ये जो शुरू वाला 2 डिजिट, आखिरी वाला जो 2 डिजिट रहेगा ना, इसको छोड़ देना है। इसको 25 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? 1। बस खत्म हो गया उसका काम। अब इसको 4 बार आप पढ़ जाइए, 31 चौके 124। तो 124 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 125। यानी 125 बार में कटेगा। फिर 25 से काटिए 5 बार में, 25 से काटिए 4 चौके 16 बार में, यानी 5/16। तो 5/16 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा बहुपद है, पॉलिनोमियल है? देखिए पॉलिनोमियल का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं पहचान के लिए। एक्स का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको मत देखिए, वो तो रियल नंबर रहेगा ही रहेगा। केवल पावर देखिए कि होल नंबर है कि नहीं। पावर 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, जो भी रहे। पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, पावर बटा में नहीं होनी चाहिए, पावर प्लस में होना चाहिए। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स पर भी रूट लगल है, मतलब एक्स की पावर यहाँ से 1/2 आ गया, मतलब एक्स की पावर 1/2 है, तो ये तो होल नंबर होगा नहीं, तो ये बहुपद नहीं होगा। पावर 3 है, मैं केवल पावर देख रहा हूँ, पावर 3 है, पावर 2 है, हाँ ये बहुपद है। बाकी तो वास्तविक संख्या ही है, ये है। यहाँ जब नीचे से ऊपर एक्स जाएगा बच्चे, तो ये माइनस में पावर आ जाएगा, यानी बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी देखिए एक्स पर रूट लगा रखा है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो आपका बहुपद कौन सा है? सी ऑप्शन। बहुपद का घात बताइए। तो जब आप तोड़िएगा, x+3 का जब होल स्क्वायर करिएगा, तो x की पावर 2 होगा। केवल घात पूछ रहा है, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ x की पावर 3 है। अब x की पावर 2 को जब x की पावर 3 से गुना करिएगा तो बेस सेम होने की वजह से पावर जुट जाएगा, तो 3 और 2 मिलके 5 हो जाएगा। यानी इसकी जो घात होगा मैक्सिमम वो 5 होगा, और जो मैक्सिमम घात होता है वही घात होगा। ठीक है। शून्यक बताइए। शून्यक वो होता है x का वैल्यू जिसे रखने पे बहुपद शून्य हो जाए। आपको सोल्व करने आता है तो सोल्व करिए, या नहीं करने आता है तो ऑप्शन से रख के देखिए, जो रखने पे शून्य हो जाएगा वही शून्यक होगा। तो 2x² - 6 को अगर आप तोड़िएगा, बराबर में शून्य कर लीजिएगा, तो 2x² बराबर 6, यानी 2 से काटिएगा 3 बार में बच्चे, स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट आ जाएगा, यानी +√3 और -√3, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बताइए P2 का वैल्यू क्या होगा। P2 का मतलब है कि जहां x है वहां पे आपको 2 डालना है। तो x के जगह अगर 2 रखिएगा आप, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 8 × 2 और -12, बस बात खत्म। 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, 8 दूना 16 -12।
तो यहाँ पर देखिए 16 12 28 होता है, पहले माइनस वाला को जोड़ लिया, 8 में 28 घटेगा, जबरदस्ती घटाना पड़ रहा है तो माइनस में लिखिए, यानी माइनस का 20, माइनस का 20। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, आपको भी पता है बहुपद के दो शून्यक होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। अब ये अल्फा बीटा से बहुत सारे सवाल उठाते रहता है, कहता है दोनों शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब एक को अगर अल्फा मानिएगा तो दूसरा को 1 बटे अल्फा मानना पड़ेगा, हाँ या नहीं। अगर व्युत्क्रम है तो फॉर्मूला में ऐसा लगाना है कि अल्फा वाला पार्ट कट जाए। आप दो ही फॉर्मूला जानते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है, इसमें अल्फा बीटा दो रूट होता है, जीरोज होता है, तो अल्फा प्लस बीटा जानते हैं ना, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा आपको पता है कि सी बटे ए होता है, हाँ या नहीं। अब हमें क्या करना है, अगर हम सम वाला फार्मूला लगाते हैं, योग वाला फार्मूला अगर लगाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि अल्फा रह जाएगा जो कि हमें डिस्टर्ब कर देगा। इसको प्रोडक्ट वाला लगाइए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे, सी मतलब सी मतलब कांस्टेंट वाला बिना एक्स वाला, तो बिना एक्स वाला कौन है, माइनस के। ए मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यानी बाई स्क्वायर के साथ कौन है, 3 है। और इधर से सोल्व करिएगा तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो 3 बराबर माइनस के, यानी के का वैल्यू यहाँ से -3 निकल जाएगा, हाँ या नहीं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं आगे। शून्यक वाले बहुपद की संख्या। देखिए दो शून्यक दे करके आपसे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल अगर पूछेगा तो बच्चे याद रखना है, आप अनगिनत पॉलिनोमियल निकाल सकते। जैसे एक पॉलिनोमियल अगर मैं इसी से बनाऊं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है या नहीं। अब ये आपने पॉलिनोमियल बना दिया, ठीक है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब आपने एक पॉलिनोमियल बना दिया। आप तो कहिएगा कि दो जीरो था तो हम एक ही पॉलिनोमियल बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा ना, आप 2 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, अब बराबर में जीरो करके जब सोल्व करिएगा तो वही जीरो जाएगा। इसी प्रकार 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो दो जीरोज से आप अनगिनत पॉलिनोमियल बना सकते हैं, अनगिनत बहुपद बना सकते हैं। आंसर हमेशा इन्फिनिटी मारना है, याद रखना है इस बात को। अगर ये बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। देखो जो दिया गया बहुपद है, पॉलिनोमियल है, वो है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12, हाँ या नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें a का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 होगा, b का वैल्यू 7 होगा, और c का वैल्यू -12 होगा। जरूरी है कि पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। अब अल्फा प्लस बीटा आप भी जानते हैं कि सर -b/a होता है, तो -7 अब बटा a कर दीजिए, मतलब 5। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने बताया कि सर -7/5 होगा। तब 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, कहीं तो लिखल होगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरह से 100 सवाल है, घबराइएगा नहीं, सब तरह के सवाल यहाँ पे सीखने को आपको मिलेगा। अल्फा बीटा गामा अगर इस बहुपद के शून्यक है, तो आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ रहा है। केवल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा नहीं, आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी पता होना चाहिए, आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी पता होना चाहिए। तो एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं बच्चे। देखिए अगर क्यूबिक पोलिनोमियल हम लेते हैं, त्रिघात बहुपद लेते हैं, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, हाँ या नहीं। जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं वैसे पढ़ते जाइए, जैसे उसमें था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा था ना, -b/a, फिर अल्फा इंटू बीटा c/a। करना क्या होता है, सुनिए यहाँ से मैं ट्रिक दे रहा हूँ। -b/a लिखिए, ए तो खैर सब में रहेगा, -b/a। अब b के बाद क्या होता है c, यहाँ से c/a। चिन्ह ध्यान रहे, शुरुआत माइनस से किए तो आगे प्लस हो जाएगा, अब फिर आगे जाइएगा तो देखिए माइनस प्लस तो आगे -d, अब बटा a। अब इसमें क्या होता है, ये जो -b/a का फॉर्मूला है, तीनों जीरोज के सम का फॉर्मूला है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला आप याद रखिएगा -b/a। उसके बाद दो दो जीरोज को एक साथ लेना है, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है हमारा c/a। और ये जो है बच्चे, वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला है। आप तीनों याद कर लीजिए, ऐसा नहीं कि इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या करो, एक क्वेश्चन सिर्फ याद रखो।
याद रखने का ट्रिक भी मैंने बता दिया है, माइनस से शुरू करना है, माइनस बी बटे फिर प्लस सी बटे फिर माइनस डी बटे, बस बात खत्म हो गई। तो माइनस डी बटे, विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सुंदर। यदि रेखाएं दिया गया है और दोनों समांतर है तो पी का वैल्यू क्या होगा? आप जब ग्राफ पढ़े होंगे तो एक चीज नोटिस किए होंगे कि सर ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो इसका मतलब साफ होता है कि इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, कहीं पर नहीं मिल रहा है। जब तक दोनों लाइन मिलेगा नहीं, सॉल्यूशन होगा कैसे? तो सॉल्यूशन का मतलब ही होता है मिलन। अब ये लाइन का कहीं भी मिलन नहीं हो रहा है, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो बताइए इसके लिए कंडीशन क्या बनता है? तो इसके लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और नहीं बराबर होना चाहिए c1/c2। अब a1 मतलब x का कोफिशिएंट 5/15, b1/b2 मतलब p/b2 का वैल्यू कितना है 9, और नहीं बराबर होना चाहिए c1/c2। अगर माइनस हो जाएगा -6/-1, ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप सोल्व करिएगा तो 5 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, यानी पी का वैल्यू यहाँ से आपको 3 निकल जाएगा। तो पी का वैल्यू 3 रखेंगे तो वैसे भी 1/2 के बराबर नहीं होगा, यानी पी का वैल्यू 3 बिल्कुल सही है। तो समांतर के लिए कंडीशन बनेगा तो ये याद रखना है। और अगर प्रतिच्छेदी के लिए कहेगा तो यहाँ नहीं बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। और अगर अनगिनत सॉल्यूशन के लिए कहेगा तो तीनों बराबर होता है। तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, तीनों में से एक क्वेश्चन हर हाल में आपसे पूछेगा, एकदम कन्फर्म रहिए। बढ़िए आगे। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब होता है बच्चे कि एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ एक होगा। ठीक है। अब सिर्फ एक किस में लिखा है? हाँ, तो इंग्लिश हिंदी था, कोई दिक्कत। अगर दोनों इक्वेशन है तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? अब दोनों को सोल्व करने के लिए कह रहा है। 5x-8y बराबर 0 है और यहाँ से 10x-18y बराबर 0 है। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई का वैल्यू बताना है जिसे रखने पे ये सेटिस्फाइड कर जाए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स के जगह 5, वाई के जगह 0 रखो, क्या दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा? तब 5 रखेगा तब 5×3 = 15, तो 0 भी नहीं आ रहा है, ये तो वैसे भी नहीं होगा। 0 0 अगर आप रखिएगा ना तभी ये संभव हो सकता है। 0 0 आपको रख लेना है, ठीक है। लेकिन 0 0 अगर आप रखते हैं ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। एक एक रख के देखिए, एक रखिएगा तो 5 में 8 जाएगा, नहीं सही नहीं होगा। तो आपको 0 0 रखने पे सही होगा, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो 0,0 होगा। ठीक है। यदि समीकरण के मूल समान है तो सी का वैल्यू क्या होगा? समान मूल का क्या मतलब होता है? समान मूल का मतलब होता है डी बराबर 0, और डी बराबर आपको पता है कि b² - 4ac होता है, हाँ या नहीं? अब बी स्क्वायर साफ से लिखा हुआ ax² + bx + c, तो b² - 4ac 0 होगा। बताइए सी का वैल्यू यहाँ से क्या होगा? सोल्व कर लेते हैं। -4ac उधर जाके +4ac, तो b²/4a बराबर c हो जाएगा। तो b²/4a, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? वही जो पॉलिनोमियल की पहचान था, लेकिन इसमें ax² + bx + c बराबर 0 का फॉर्मेट होना चाहिए। अब यहाँ अगर देखिएगा तो x² बचेगा और यहाँ 3x², ये तो द्विघात समीकरण मिल रहा है हमको। यहाँ अगर देखिएगा तो x² बच ही जाएगा, क्योंकि माइनस में x² है उधर जाके प्लस में, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ अगर देखिएगा तो x², तो ये 2x² कट जाएगा, सोल्व करिएगा ना तो ये कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। और ये भी x² और 3x², ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो जो गलत है वही आपका आंसर सही होगा, यानी बच्चे आंसर सी को क्लिक करना है। ठीक है। कह रहा है कि समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? मूल का सीधा मतलब होता है कि इसको अगर आप रख दीजिएगा x के जगह तब 0 हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। तो x के जगह अगर 3 रखते हैं तो 3 तो हम रख ही सकते हैं, लेकिन दूसरा वाला हमसे पूछ रहा था, है ना? तो अगर आप इसको सोल्व करिएगा, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसको सोल्व करना है तो आप कैसे सोल्व करिएगा बताइए? हाँ जी, देखो, तो सबसे पहले आपको यहाँ ये देखना है बच्चे कि x² - 7x + 12
सोल्व भी कर सकते हैं क्योंकि 4 और 3 से ये टूट जाएगा, तो -4 -3 से टूट जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू 4 3 ले आइएगा, जिसमें 3 है तो दूसरा आपका 4 हो जाएगा। बट अगर सोल्व करने में दिक्कत आपको है, ऐसा हो सकता है, तो आप कर क्या सकते हैं, इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, तो माइनस माइनस 7 बटे ए। अब एक जीरो जो आपको दिल है 3, तो क्या इसे आप दूसरा नहीं निकाल लीजिएगा? बिल्कुल निकाल लीजिए, तो दूसरा आपसे निकल जाएगा 4। तो सोल्व करने आता है तो सोल्व करके दूसरा निकाल दो, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा लगा दो या अल्फा इंटू बीटा लगा दो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे काम कर लो, लेकिन करो। अब ये सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल जो लिखा हुआ है इसको प्यार से आप पढ़िए। पढ़ लिए? यदि द्विघात समीकरण के मूल p और q है तो p प्लस क्यू क्या होगा? वहां पे मूल अल्फा बीटा था, यहाँ पे मूल p और q है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटे, और साही p प्लस क्यू क्या होगा? माइनस बी बटे। p मतलब x का कोफिशियंट, तो माइनस पी या बटा ए, यानी माइनस पी हो जाएगा। ठीक है, तो p प्लस क्यू हमसे पूछ रहा था, तो p प्लस क्यू हो जाएगा माइनस पी। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, नंबर में तो ऑप्शन आएगा नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्म है, तो कहीं पर मिस्टेक हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसमें ये ऑप्शन को काट देना है। ठीक है, p प्लस क्यू पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस का कितना? p। सही है, ठीक है, बहुत सुंदर। या इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसके मूल p और q है। अगर इसके मूल p और q है, तो p और q ही मूल अगर दे रखा है, तो x के जगह पहले आप p रखिएगा, तो पी स्क्वायर, यहाँ भी p रखिएगा, आप प्लस q बराबर 0, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू बराबर 0, ये आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस क्यू बराबर 0। और एक बार q अगर आप रखिएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर आप प्लस पी क्यू और प्लस क्यू बराबर कितना? 0 है या नहीं? तब यहाँ से आप कर क्या सकते हैं, यहाँ से आप जैसे 2p स्क्वायर है, तो आप यहाँ से q का वैल्यू निकाल लो, तो q की जगह आप क्या रख सकते हैं? माइनस का 2p स्क्वायर। अब q के जगह माइनस का 2p स्क्वायर यहाँ पे रख लीजिए, और यहाँ भी q है तो माइनस का 2p स्क्वायर, और प्लस q है तो q के जगह माइनस का 2q स्क्वायर, 2p स्क्वायर, है ना? क्या था? q के जगह हमें 2 माइनस का 2p स्क्वायर रखना है, यहाँ p कर लो। अब आप देखिएगा, अब हमें करना क्या, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये माइनस में आ जाएगा 2p की पावर 3, और ये माइनस में आ जाएगा 2p स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0। अब आप पी स्क्वायर कॉमन लेके उड़ा सकते हैं, पी स्क्वायर कॉमन लेके क्या कर सकते हैं? उड़ा सकते हैं। तो 4 माइनस 2p और माइनस 2 बराबर 0, या ऐसे भी 4 में से 2 जा रहा था, 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, तो 2 बराबर 2p, यानी p बराबर यहाँ से बन आ गया, उसमें मिस्टेक हुआ था, p बराबर बन आ जाएगा। तो p बराबर अगर बन होगा तो q बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ बन अगर रख लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, सही होगा ऑप्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से हमसे p प्लस क्यू पूछ रहा था, तो p के जगह 1 रख लेते हैं और q के जगह माइनस का 2 रख लेते हैं, तो -1, p ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो डायरेक्ट देखने से पता चला कि ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, लेकिन सोल्व करने से पता चला हम ये नहीं ध्यान दिए थे कि यहाँ पर p का ही फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको याद रख लीजिए कि किस तरीके से बनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। आगे करा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विविध कर, यानी डिस्क्रिमिनांट पूछ रहा है आपसे। डिस्क्रिमिनांट आपसे पूछ रहा है, डी बराबर आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो 4a की जगह 3 और c की जगह कितना रख सकते हैं? 10। तो ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 4 या 12 देंगे 120, 9 में से 0 जाएगा 9, 16 में से 12 जाएगा 4, 49। तो विवेचक जो हो जाएगा वो 49 हो जाएगा। बढ़िए आगे, इस समीकरण के मूलों का गुणनफल बताइए क्या होगा। पहले तो इसको तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x, सी वाला टर्म नहीं है तो 0 आप कर सकते हैं। अब मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, सी बटे, तो सी का काम यहाँ कौन करेगा? 0, और ए का काम करेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी का मतलब है कि एपी में तब होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसमें तो कॉमन डिफरेंस सेम लगता है होगा ही नहीं। एक 0 अगर लगा देते हैं, यहाँ से अगर देखिए कि 22 में से 20 जाएगा, 2 पैसा आएगा,
तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा, ये 222 हो जाएगा, तो वो तो 0.02 आ जाएगा ना, तो ये एपी में नहीं होगा, हर बार सेम होना चाहिए। अगर इसको देखा जाए तो 7 है, 7×4 = 28, यानी 2√7, 7×63, 3√7। हाँ, ये एपी में बना रहा है, √7 जुड़ते जा रहा है, मतलब ये एपी में बना रहा है। ये देखो 2 4 8 16 डबल होते जा रहा है, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो ये एपी में नहीं होगा। उसी प्रकार ये भी एपी में नहीं होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन है जो कि बी बिल्कुल सही है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है? कभी भी समांतर श्रेणी में आपसे सवाल पूछे कि कौन सा टर्म शून्य होगा, कौन सा टर्म निगेटिव होगा, कौन सा टर्म इतना से इतना ज्यादा होगा, कभी भी इस टाइप का सवाल आपसे पूछे तो आप कहो ए एन वाला टर्म ऐसा होगा। कौन सा टर्म शून्य होगा, तो आप कहो कि ए एन वाला टर्म शून्य होगा। और एन का लगा दो फार्मूला, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी होता है ना, बिल्कुल। अब ए की जगह 12 रख लो, n-1 × डी मतलब डिफरेंस, तो 10 में 12 जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -2। अब ये +12 है, उधर जाके -12 हो जाएगा बच्चे। अब ये देखिए 2 से काट दीजिएगा, माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, तो n बराबर यहाँ से आपको 7 निकल जाएगा, यानी 7वां पद अगर निकाल के देखिएगा तो इसका शून्य होगा। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का सारवंतर बताइए। अगर सारवंतर की बात कह रहा है, अगर माइनस वाला आपको घटाने में दिक्कत लग रहा है तो आप आगे का 2 टर्म को सहारा ले सकते हैं, चौथा में तीसरा को घटा दीजिए, ये भी सारवंतर ही होगा। तो सारवंतर आपको कितना होगा, 4 होगा। पढ़िए इस सवाल को। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सारवंतर डी है, तो एन पदों का योगफल क्या होगा? अब एन पदों का योगफल का डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है, n/2 × 2a + n-1 × डी। अब ये ऑप्शन किस में लिखा है, n/2 × 2a + n-1 × डी। सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो t5 कितना होगा? सिंपली करना क्या है, कभी भी इस तरह से दे दे, जैसे tn का फॉर्म दे दिया है 3 - 4n। अब आपसे t5 पूछ सकता है, t9 पूछ सकता है, t100 पूछ सकता है, तो आपको n के जगह 5 पुट कर लेना है, बस सिंपल। यहाँ पर 5 पुट कर लो, तो 3 - 20 यानी -17 आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। 35। समांतर श्रेणी का समान पद, वही हुआ जनरल टर्म जो अभी आप एन पढ़ रहे थे, वो 17 - 5n है, इसका सारवंतर पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से पहला टर्म निकाल लेता हूँ, चालाकी करता हूँ। तो एन के जगह 1 पुट कर लेता हूँ, 17 में 5 जाएगा 12, फिर इनके जगह 2 पुट कर लूंगा बच्चे मेन उसमें, तो ये आ जाएगा 7। अब सारवंतर निकल जाएगा, क्योंकि सारवंतर का मतलब होता है दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो 7 में 12 घटाओगे तो ये -5 आ जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं आगे। यदि n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? जैसे आपको पता है जो विषम संख्या होती है वो कहाँ से शुरू होता है? विषम संख्या जो होती है वो कहाँ से शुरू होता है? 1 से। अब 1 से आपको विषम संख्या पता है कि 1 से शुरू होता है, और 1 से लेकर आपको जाना है n तक, n टर्म्स तक। अब आप एपी पढ़े हैं कि नहीं? बिल्कुल। ए का काम 1 करेगा, डी का काम कौन करेगा? 3 - 1 यानी 2, और नंबर ऑफ टर्म तो आपको पता ही है कि वो n है। अब एस का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? अभी बताए हैं, n/2 × 2a + n-1 × डी, तो डी का काम 2 करेगा। अब यहाँ से n/2 हो जाएगा बच्चे, 2 + 2n-2, ये +2 - 2 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n/2 × 2n, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n²। n² कहाँ लिखा हुआ है? मैं डायरेक्ट भी आपको आंसर बोल सकता था, मैं डायरेक्ट भी आंसर बोल सकता था, बट आप निकालने के लिए सीख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यदि 18x y - 3 समांतर श्रेणी में है तो x + y कितना होगा? अब ये समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब इसका पहला टर्म कितना दिया हुआ है? 18। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म कितना दिया हुआ है? -3, यानी a4 दिया हुआ है -3। a4 का मतलब आप जानते हैं ना कि a + 3d होता है। इसमें हम a की जगह 18 रख लेते हैं, -3 इधर आके +3, उधर 3d हो जाएगा, 21/3 यानी d का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो d का वैल्यू आपने 7 बता दिया। सर a और d पता है तो टर्म तो पता चल ही जाएगा। तो a का वैल्यू 18 है, तो ये हो जाएगा 18, d 7 है मतलब 7 जोड़िए तो ये 25,
25 7 32, है ना। 7 नहीं आना चाहिए क्योंकि माइनस में 3 आगे दे रखा है ना, माइनस में 3 दे रखा है, तो 18 3 21, अच्छा ये माइनस में 3 दे जाएगा, माइनस में 7 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, माइनस में 7 आ जाएगा, तो -7 आपको करना था। तो माइनस अगर आप 7 करिएगा, कर लीजिए। 18 18 में 7 घटाइए, 11 11 में 7 घटाइए, 4 4 में 7 घटाइएगा तो -3, जिसमें x का वैल्यू आ गया कितना, 11, और y का वैल्यू 4 आ गया। दोनों का सम पूछ रहा है, तो 11 4 कितना होता है, 15। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि ए तथा बी पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बताइए क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए प्लस बी पूरक है, इसका मतलब ए प्लस बी का सम जो होगा वो 90 होगा। जिसमें ए पूछेगा तो 90 माइनस क्या होगा, बी होगा। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन बी बराबर साइन बी, ये तो एक ही चीज को लिख दिया है। कॉट ए बराबर कॉट बी लिखा है, तो हम ए के जगह क्या कर लेते हैं, 90 माइनस बी रख लेते हैं। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, यानी टेन भी राइट साइड लिखना चाहिए, ये भी गलत लिखा है। यहाँ देखो टेन ए, अगर मैं टेन बी को चेंज करना चाहता हूँ तो बी के जगह 90 माइनस ए रख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो टेन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉट थीटा, ये कॉट ए होना चाहिए राइट साइड में, मतलब ये भी सही नहीं है। हाँ, इसको अगर देखें हम तो सेक कौसेक में टूटेगा, बिल्कुल सही है, तो ये सही है, क्योंकि ये सेक ए के जगह आप 90 माइनस बी रखिएगा, और सेक 90 माइनस थीटा तो कौसेक थीटा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉस 90 माइनस 5, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, ये तो बहुत सिंपल सवाल था। कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, देखिए कि दोनों का जोड़ के 90 हो रहा है, बिल्कुल। तो कॉस किस में टूटेगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 90 माइनस थीटा की जगह 27 रख लीजिए, अब माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा तक कॉस थीटा होता है, लेकिन आपको फिर से कॉस लिखिएगा तो फिर वही चीज आ जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जो मैं बताता हूँ, साइन स्क्वायर रह दीजिए, और 90 में 27 घटाएगा तो अपने आप 63 आ जाएगा, और ये दोनों सेम चीज है, इतना में घट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कब सही होगा, जब थीटा बराबर क्या रखिएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री ही रखिएगा। कहिए कैसे सर, समझ में हमको नहीं आया, तो लगा दीजिए, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 2 थीटा लिखिएगा, अब बराबर 2 साइन थीटा यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखो, अब ये 90 माइनस 2 थीटा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्या था, एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाई ऑप्शन आपको कर लेना है। साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा देते हैं, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 आ जाएगा। और कॉसे में 1 किसका वैल्यू होता है, सर कॉस 0 का वैल्यू होता है, कॉस कॉस इनवर्स फंक्शन से खत्म हो जाएगा, यानी थीटा बराबर आपको 0 आ जाएगा। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। साइन थीटा अगर 4/5 है तो टेन थीटा कितना होगा। आप भी को भी पता है कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो पी अगर 4 है, एच 5 है, तो आपका बी इससे 3 निकल जाएगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है। तो टेन थीटा पी बाई बी यानी 4/3, 4/3 कहाँ पे दिख रहा है, सी ऑप्शन। अगर टेन थीटा 1/√7 है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, इसका तो फार्मूला आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब चाहे हम इसका सपोर्ट लेके बनाए या सपोर्ट ना लेके बनाए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 44, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45/1 प्लस टेन स्क्वायर 45, आपको भी पता है कि टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, हाँ या नहीं। तो ऊपर तो 0 आ जाएगा, नीचे 2, 0 बाई समथिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताइए आप 3 इंटू कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। अब बच्चे को क्या है कि कुछ बच्चे को याद है वैल्यू, कुछ बच्चे को वैल्यू नहीं याद है, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल ट्रिक बताता हूँ, 30 60 के लिए और 45 के लिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक ट्रिपलेट आपको ध्यान में क्या रखना है कि 30 डिग्री
60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 के सामने याद रखना 1, 60 के सामने √3, 90 सामने 2। जैसे इसमें कॉट 60 की वैल्यू निकालना है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला लेकिन आपको पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, तो B/P। तो यहाँ पे 60 डिग्री के सामने ये हो जाएगा आपका लंब, है ना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हमको बेस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस हमारा 1 होगा, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है या नहीं। अब यहाँ से आप अगर देखेंगे तो √3 से रेशनलाइज अगर आप कीजिएगा ना, तो √3 से गुना भागा कीजिएगा, तो ये 3√3/3 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा √3, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये वाला ट्रिपलेट आपको ध्यान में रखना है, और 45 वाला में ये याद रखना है, अगर कभी भूल जाओ तो 45 वाला में याद रखना है 1 1 और √2 का, तो इससे आप निकाल सकते हैं। आइए इस वैल्यू को करते हैं। कॉस का गुणनफल 180 तक है, 1 से लेकर 180 तक जाएगा तो ठीक है, बट बीच रास्ते में तो कॉस 90 आया ही होगा। ऐसा तो नहीं कि कॉस 90 को क्रॉस करके 180 के पास चला गया। और हमें पता है कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 गुना समथिंग करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए -1 का जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, अभी माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से जो चीज़ माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो चीज़ प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। और इसका वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आध होना चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर ए, माइनस का 2 कॉट स्क्वायर ए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे को फार्मूला नहीं याद होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में गलती करते हैं, तो उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट हमेशा आप याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। हो सके ये क्वेश्चन को आप सोल्व कर लें, लेकिन इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत हो सकता है। आप एक वैल्यू याद रख लीजिएगा 3 4 5 का। मैं वैल्यू पुट करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं वैल्यू पुट करने के लिए सिखा दूंगा तो एग्जाम में आप गलती करके आ जाएंगे, क्योंकि आपका 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा। वहाँ पे आपको अभी वैल्यू पुट करने के लिए नहीं सिखाया जा रहा है, जब आप आगे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करिएगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप केवल और केवल 3 4 5 का सहारा ले लीजिए, 3 4 5 का। यहाँ से अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो 2 - 2 गुना कॉसेक थीटा h/p, तो एच हो जाएगा 5, ये हम मान लेते हैं इसी को। अब p हो जाएगा कितना 3, बस इसको सोल्व कर दीजिए, तो 10/3, तो 6 में से 10 जाएगा -4/3। अब -4/3 देखिए उसमें आ जाएगा, रख के देख सकते हैं, यही ऑप्शन को ना टिक किए थे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा B/P, तो b हो जाएगा 4, अब p हो जाएगा कितना 3। अब इसका स्क्वायर कौन ऑप्शन टिक किए थे, यही ना, -2 कॉट थीटा B/P, तो 4/3, इसका स्क्वायर करिएगा तो 16/9 यानी -32/9। माइनस का कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ स्क्वायर था ना, देख यहाँ स्क्वायर छोड़ दिए थे, तो यहाँ पर देखो 2 माइनस ये कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर 25 दूना 50/9, तो 9 दूना 18, 18 में 50 जाएगा -32/9। आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। तो बिल्कुल इस तरीके से आप करिएगा, गलती नहीं होगा, एकदम सही करके आप आ जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है a sin x बराबर 1 है, b cos x बराबर 1 है, तो cot x बराबर कितना होगा। अब यहाँ से आप sin x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। sin x को आप लिख सकते हैं 1/a, उसी तरह से cos x को आप क्या लिख सकते हैं 1/b। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है, पता है ना, 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन ये तो रिजल्ट है नहीं, आपसे पूछ रहा है कि कॉट x का वैल्यू कितना होगा, कॉट x का वैल्यू कितना होगा। तो आप करिए क्या, देखिए ये भी याद रखिएगा जो अभी मैंने बताया। कई बार क्या होगा कि ये वाला क्वेश्चन दे करके ये वाला रिलेशन 4 को ऑप्शन में दे देगा, तो ये भी आपको निकालने के लिए आना चाहिए। लेकिन अब बात है कि ये ऑप्शन से नहीं खेलने के लिए कह रहा था, तो हम खेल को आगे चालू करते हैं। हमसे कॉट पूछ रहा है, तो कॉट पता है ना कॉस बटे साइन होता है, तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स, यानी 1/b डिवाइड 1/a। अब ये हो जाएगा कॉट एक्स, डिवाइड से मल्टीप्लाई में करिएगा तो ए ऊपर चल जाएगा, यानी a/b, तो कॉट एक्स का वैल्यू a/b आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ये सवाल को करिए। साइन 45 तो आपको पता ही है कि 1 बाई कितना होता है, 1/√2 होता है। इसका स्क्वायर करिए और इसका भी स्क्वायर करिए और माइनस का 1, तो 1/2 और ये भी 1/2 -1, आधा आधा मिलके 1, और 1 में 1 जाएगा तो कितना होगा बच्चे, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 50। एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करना है, बट यहाँ हम आपको क्या करते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहे हैं, तो घबराइए नहीं। ये हो जाएगा -tan² आई 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, तब माइनस का tan²a, अब 1/cos स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, तो प्लस को पहले लिख लीजिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये तो जिनको बनाने के लिए आता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं बनाने के लिए आता है वो वैल्यू भी इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू वाला एक ही ऑप्शन है, तो आप पुट कर सकते हैं। जैसे 45 डिग्री मन है तो 45 पुट कर लीजिए, 3 4 5 से बनाना है तो 3 4 5 से बना लीजिए, सबसे आंसर आपको एक ही आएगा, कन्फर्म मानिए। क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर देखो 75 15 जोड़ करके कितना हो रहा है, 90, तो कॉस किस में टूटेगा, साइन में। अब 75 जाके 15 में टूट जाएगा, एक को तोड़ना है एक को छोड़ना है, यही ध्यान में रखना है। साइन कॉस में टूट जाएगा, 15 75 में टूट जाएगा, आई कॉस 75, और ये काट दीजिए, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। ये सवाल को करिए। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, √3/2, और tan 60 कितना होता है, √3, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1/√3 इंटू √3 काट पीट करिएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौशेक 5 माइनस कॉट 5 बराबर 22 है, तो कॉट 5 कितना होगा। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं, एक रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, वो क्या अभी मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें दो तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं, एक तो कौशिक कॉट के साथ पूछ सकता है और एक सेक tan के साथ पूछ सकता है। तो आपको याद क्या रखना है कि कभी भी सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर मान लो x है, और आपसे सेक थीटा माइनस tan थीटा पूछ रहा है, तो आप इसको उलट दीजिएगा 1/x। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर इसको a प्लस बी ए माइनस बी करिएगा, सोल्व करिएगा तो यही आएगा। तो आपको ये वाला चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक उसी प्रकार से कौशिक में भी बात हो सकता है, अगर कौशिक थीटा और प्लस कॉट थीटा अगर p/q है, तो आपसे पूछ देगा कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको कर लीजिएगा q/p। ये दोनों बात को क्या रखिएगा, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जैसे यही सवाल को अगर देखा जाए, अब माइनस वाला दे रखा है कौशिक 5 माइनस कॉट 5 बराबर 22, यहाँ से आप कौशिक 5 अब प्लस कॉट 5, ये 1/22 हो जाएगा। अब जरूरत आपको किसका है, कॉट का या कौशिक का, सर कॉट का जरूरत, तो कौशिक को हटा दीजिए, घटा दीजिए इसको, तो ये से ये कट जाएगा, तो -2 कॉट 5 बराबर 22 - 1/22। अब ये कॉट 5 बराबर -1/2 इधर आ जाएगा, है या नहीं, तो -1/2 इधर आ जाएगा, बाई यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कि बाई स्क्वायर -1, तो यहाँ से आप देखिएगा माइनस से गुना करिएगा तो जो माइनस में 1 है वो प्लस हो जाएगा, प्लस में बाई स्क्वायर है तो माइनस में, अब बटा हो जाएगा 2/, है या नहीं, तो 1 - बाई स्क्वायर/2/, तो 1 - बाई स्क्वायर/2/, देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही। कुछ बच्चे को दिक्कत हो सकता है कैलकुलेशन में, तो उनके लिए क्या है कि यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करके वो सोल्व कर सकते, कोई भी जो दिल करे वो वैल्यू पुट करके सोल्व करिएगा, वही ऑप्शन मैच करेगा। जैसे अगर मैं 3 4 5 को ले लूँ, तो 3 4 5 अगर लीजिएगा ट्रिपलेट, तो यहाँ से देख सकते हैं कि कौशिक थीटा h/p, तो 5/3, और कॉट थीटा क्या होता है p/p, यानी 4/3, तो 5 में से 4 जाएगा, 1/3 आ गया, यानी बाई का वैल्यू 1/3 आ गया, बाई का वैल्यू 1/3 आ गया। अब कॉट 5 का वैल्यू निकालना है, तो ये तो 4/3 हो जाएगा। अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4/3 आएगा, आप रख के देख लीजिए, ये ऑप्शन में आपको 4/3 आ जाएगा, जैसे बाई की जगह आप 1/3 रखिए,
1/3 उसका स्क्वायर करिएगा तो 1/9 -1 और 2 गुना 1/3। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा कितना, -8/9। हाँ, जगह नहीं है तो -8/9 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना, 4/3। 2/3 तो 3 ऊपर और 2 नीचे। यहाँ से आपने देखा आ गया कि नहीं, -4/3 सही है ना। हाँ, 4/3 क्या आया, 1 - y² और नीचे क्या था, 2 बाई, नहीं y² -1 था ना, हम 1 - y² कर लिए, हम इसको देख लिए, y² -1 वाला टिक के है तो फिर आ जाएगा प्लस में। तो जिनको आता है उनके लिए ठीक है, नहीं आता है तो वैल्यू पुट करके आराम से कर सकते हैं। कौशिक 30 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो कौशिक 30 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, कौशिक 30 का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, अब कौशिक 30 का वैल्यू 2 होता है तो 2 किस में आएगा, sin 30 तो 1/2 होता है। कौशिक 60 तो होगा नहीं इसके साथ बराबर, सेक 60 कितना होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि कौस 60 1/2 होता है तो उसका उल्टा सेक 60 2 होगा। यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर वाट। कॉस 3 थीटा जो है वो 1/2 है। अब कॉस को मैं हटाना चाहता हूँ, तो कॉस में ही 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस 60 का होता है, कॉस कॉस हट जाएगा, 3 थीटा 60 डिग्री के बराबर यानी थीटा 20 डिग्री के बराबर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56, साइन बी बराबर a/b है तो कॉस बी कितना होगा। देखो ये p/b है, आया नहीं, ये p/b है तो इससे आप h निकाल सकते हैं। तो h निकालने का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपको चाहिए कॉस थीटा p/b, तो p का काम a करेगा, नहीं कॉस थीटा p/h ना, आई एच का काम कौन करेगा, √a² प्लस बी, a/√a² प्लस b²। यहाँ पे गलती हुआ जी, p/h होता है ना, साइन थीटा क्या होता है बच्चे, p/h। तो ये p है और ये h है, तो आपको b निकल जाएगा h² - p²। अब कॉस थीटा चाहिए तो b/h, तो b हो जाएगा b² - a² रूट में, आई एच जो है वो b है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आप ही के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ tan a प्लस cot a 2 है तो tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए कितना हो। बच्चे यहाँ पे आप वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं कि 45 डिग्री रखिएगा तो 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2। तो जिनको आता है उनके लिए ठीक है, लेकिन नहीं आता उनके बनाने के लिए सिखा देता हूँ। वो बनाएंगे कैसे, देखिए आप करिए क्या, होल स्क्वायर कर लीजिए। जैसे अगर मैं tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर करूँ, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 tan a इंटू cot a, ये 4 हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, 2 इधर जाके घट जाएगा, तो 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। अगला सवाल, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। अगर दोनों ऋणात्मक करना है, अब सीसा और ऑर्डिनेट दोनों को ऋणात्मक करना है, पूरा समझ लीजिए। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, इसमें दोनों प्लस होता है, इसमें x माइनस है और इसमें y प्लस है, इसमें x भी माइनस है y भी माइनस है, इसमें x प्लस है और y माइनस है, तो दोनों माइनस की बात करेगा वो तीसरा में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, याद रखिए। अगर ये सब पॉइंट दिया हुआ है तो इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। अब बीच की दूरी तो आप जानते ही हैं, पहला वाले के डिफरेंस का स्क्वायर, तो पहला वाला का डिफरेंस करिए -6 -8 इसका स्क्वायर, जोड़ दूसरा वाले के डिफरेंस का स्क्वायर, बस खत्म। 8 6 14 का स्क्वायर 196 अब प्लस 4 यानी 200, और 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 10 होता है, तो 10√2 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों कटता है उसको ओरिजिन कहा जाता है, उसको ओरिजिन कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु।
क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। 61, मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के नियामक क्या होगा? अगर दो क्वाड्रेंट दिया गया है बच्चे, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसमें मिलाने वाले का मध्य बिंदु का पूछ रहा, तो आप यहां से देख सकते हो वो क्या, कि P का कोऑर्डिनेट 4 और -5 है, Q का 8 और 7 है। अब ये बीचों बीच में पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है, बीचों बीच में पूछेगा ना, तो पहला वाले को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा और फिर दूसरा वाले को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, खत्म। 8 4 12 के आधा 6, 2 के आधा 1, तो 6 और 1 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूल बिंदु से इसका दूरी बताइए, तो मूल बिंदु तो बेचारा 0 0 होता है। अब इससे इसकी दूरी बताना है -x और y की, तो जब पहला वाले के डिफरेंस करिएगा तो 0 के साथ क्या डिफरेंस करिएगा, उसी का स्क्वायर कर दीजिए और फिर सेकेंड वाला का स्क्वायर कर दीजिए, तो वो हो जाएगा x² + y² रूट में। क्वेश्चन नंबर 63, अगर ये बिंदु संरेख है तो a का वैल्यू क्या होगा? संरेख का क्या मतलब होता है? संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में जिससे ट्रायंगल ना बन पाए, और ट्रायंगल जब नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा बच्चे वो 0 होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बट मैं आपको दूसरा टेक्निक बताता हूँ। अगर एरिया निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट को इस तरीके से लिख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूँ। शुरू किसी से भी कर सकते हैं, ध्यान रखना जिससे शुरू उसी पे अंत, बस खत्म हो जाएगा। फिर 1/2 मॉड, यहाँ से क्रॉस गुना करिए, ऐसे गुना करिए, 6 गुना 1 कितना हो जाएगा 6, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 2a। बीच में माइनस लगाइए, माइनस का 10 और ये प्लस का 6 और माइनस का 2, आया नहीं? मोड लगाना जरूरी है क्योंकि अगर माइनस आएगा तो उसको हम प्लस कर देंगे। 1/2 तो 0 में चला जाएगा, 10 6 16 + 2a, 10 और 2 12, -12 ब्रैकेट के पहले माइनस तो अंदर का साइन बदल जाएगा, -6, ये 0 हो जाएगा। अब 16 12 कितना होता है 28, 28 को रहने देते हैं। -6 + 2 -4, उधर जाके +4, 4 से कट जाएगा 7 बार, यानी ए का वैल्यू कितना निकल गया 7। क्वेश्चन नंबर 64, y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? अगर y बराबर 7 है उसका आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? ठीक है, रेखा y बराबर 7 का अगर आप आलेख खींचते हैं तो y बराबर 7 है, इसमें तो x सही है, नहीं x नहीं ना। द ग्राफ ऑफ द लाइन y बराबर 7 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, किस पॉइंट से पास करें? अच्छा हाँ ठीक है, तो है y बराबर 7 है तो y जो होता है ना, ये x होता है, ये y होता है। इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि, यानी कोटि की जगह आपको 7 देखना है, तो कोटि की जगह 7 आपको कहाँ दिख रहा है? सी में ही दिख रहा है, बस ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, अब बाई अक्ष से इसकी दूरी पूछ रहा है। पहले इस पॉइंट का मतलब जानिए कि क्या होता है। जैसे 4 छो है तो ये 4 का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट चले हैं, और 6 का मतलब हुआ बाई 6 है, मतलब बाई के लॉन्ग आपने 6 चला है। ठीक है, अगर इसको आप प्लॉट करिएगा तो यहाँ आएगा, पहले एक्स बाद में बाई। हमसे पूछ रहा था कि बाई अक्ष से इस पॉइंट की दूरी, तब बाई अक्ष ये वाला है, ये वाला, इससे इसकी दूरी, तो जो एक्स अक्ष पर दूरी है वही ना इस पर दूरी होगा। यानी बाई अक्ष से अगर दूरी पूछ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर में दीजिए, और अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो बाई कोऑर्डिनेट आंसर में दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 4 यूनिट्स। हाँ, अगर कह रहा है ये बिंदु को अगर हम मिलाते हैं, अगर ये बिंदु को मिलाते हैं बच्चे, ठीक है, कह रहा है बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा ए बी को लैम्डा और 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु बाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब ये जो पॉइंट है वो आपके सामने दे रखा है। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट सी कॉमा डी है, और ए बी को लैम्डा और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। कोई बाई नाम का पॉइंट है जो इसको विभाजित कर रहा है लैम्डा और 1 के रेशियो में। यही पूछ रहा है कि बाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर बाई का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ जी, अंतर विभाजित करने वाले बिंदु बाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा?
ठीक है, तो लैम्डा में ही आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो विभाजन सूत्र तो आपको पता ही है, mx2 प्लस nx1 वाला, यहाँ से गुना होता है। लैम्डा को c से मल्टीप्लाई करिए, लैम्डा c, एक को a से करिए, a बटा लैम्डा प्लस 1, फिर औसाही लैम्डा को d से करिए, लैम्डा d, अब प्लस b बटा लैम्डा प्लस 1। अब ऐसा ऑप्शन में है, बाई निर्देशांक पूछ रहा था ना, बाई पॉइंट नहीं था, बाई निर्देशांक खाली हमसे पूछ रहा था, ये वाला बाई पॉइंट नहीं था। तो लैम्डा डी प्लस बी बटा लैम्डा प्लस 1, ये ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है, और कहीं नहीं लिखल होगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक अगर इतना है तो इसके केंद्र का निर्देशांक कितना होगा? ऐसा वाला सवाल तो आप पढ़े ही होंगे, बहुत सारे पढ़े हैं ना, पढ़े हैं तो इसको करके दिखाए। देखो, अगर एक सर्कल आप बनाते हैं बच्चे, तो सर्कल में क्या होता है, एक डायमीटर होता है जो सेंटर से पास करता है, हाँ या नहीं, जिसमें कोऑर्डिनेट एक पी है जिसका कोऑर्डिनेट है 8 और -6, और एक क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट -8 और 6 है। अब इसमें कह रहा है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर मतलब ये बीचों बीच में है, ये बराबर ये है। अगर इसका कोऑर्डिनेट है तो पहला वाले को जोड़कर दूसरे भाग, तो पहला वाला को जोड़िएगा तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर दूसरा वाले को जोड़कर मतलब 0 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, देखो इसको, एक त्रिभुज के केंद्रक इतना है और उसके दो शीर्ष अगर इतना है तो तीसरा शीर्ष कितना होगा? अब केंद्रक का निर्देशांक आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है। एक कोऑर्डिनेट देखो 3 4 दिया हुआ है, दूसरा का दिया हुआ है 5 -6, तीसरा का मुझे पता नहीं, लेकिन केंद्रक का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, केंद्रक का दिया हुआ है 4,0। अब ये केंद्रक का कोऑर्डिनेट बच्चे को पता होना चाहिए कि केंद्रक का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है, सभी शुरू वाले को जोड़कर 3 से भाग देना होता है, यानी 3 + 5 + x बटा 3, हाँ या नहीं। अब ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट की जगह एक्स आपको नहीं लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है ना, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है केंद्रक वाला में 4, तो क्या आप यहाँ से एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, करतिया 12 5 3 8 + x, यानी एक्स का वैल्यू निकल गया 4। तो शुरू में 4 आपको एक ही जगह मिल रहा है, तो ऐसे भी आप मार के निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं। फिर वैसा बाई निकाल लीजिएगा, तभी सेकेंड वाला को जोड़कर 3 से भाग बराबर 0 कर लीजिएगा, तो 4 में 6 जाएगा, -2 तो वो 2 आ जाएगा। अब 69 वाले सवाल को पढ़ते हैं। देखो 69 क्या कर रहा है, कह रहा है ये जो बिंदु है किस में पड़ेगा। देखिए अब ये बिंदु देल है, उससे मतलब नहीं, इसके साइन से मतलब है। एक्स जो है माइनस है, इसमें तो मैंने बताया प्लस प्लस, इसमें एक्स माइनस होता है, बाई प्लस होता है, तो एक्स माइनस है बाई प्लस है, मतलब सेकेंड में पड़ेगा, इसमें जाएगा सेकेंड में, बी ऑप्शन। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है? एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि पूछ रहा है, कोटि मतलब समझ रहे हैं, ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट जो होता है एक्स अक्ष पर वो 0 होता है, हाँ या नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समरूप है और ए 42 है, क्यू 84 है, तो सी कितना होगा? देखो यहाँ साफ बताता है कि अगर ये समरूप है तो ये पी के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा? पी के, और ये 42 दे रखा है तो पी भी 42 हो जाएगा, और साही बी होगा क्यू के बराबर, और बी कितना दे रखा है? क्यू 84 दे रखा है तो बी भी 84 हो जाएगा, और सी होगा आर के बराबर। अब आर नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं है, जोड़कर तो एक ही 80 होना है, जिसमें 4 2 6 हो गया, 8 4 12, 126 हो गया, एक 80 में 126 को माइनस कर लीजिए, 10 में 6 जाएगा 4, और 17 में से 12 जाएगा 5, तो बचा हुआ 54 डिग्री हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन सही है। 72 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर ये रिलेशन है तो क्यू क्या होगा? सबको पता है 90 डिग्री, बट कैसे? देख रहे हैं ना, एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो ये कोण हर हाल में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण, यानी पी आर के सामने का कोण समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 73, पढ़िए। कह रहा त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी लंब है बीसी, तो एडी स्क्वायर कितना होगा? अब एडी स्क्वायर कह रहा है, देखो ध्यान से,
अगर ये समबाहु त्रिभुज है बच्चे, जिसमें एडी जो है बीसी पर लंब है। अब आप अपने मन से करिए क्या, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे मेरा मन किया 3 4 5 लेने का, 3 4 5। ऐसे तो नहीं ना होता है, सभी भुजाएं बराबर ना होता है इसमें। इसमें सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आपको इस तरीके से करना है। भुजा जो लेना है ले लीजिए, मान लो 2 ले लेते हैं, और यहाँ से लंब डालिएगा ना, ये बराबर बराबर हो जाएगा, मतलब 1 और 1 3 निकल जाएगा, √3 चल जाएगा ना। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से एक जाएगा 3, यानी √3। अब हमसे एडी स्क्वायर पूछ रहा है, तो एबीसी एक ट्रेंगल है और एडी स्क्वायर पूछ रहा है, तो एडी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब 3 किस में आएगा देखना पड़ेगा। ऑप्शन में डीसी का स्क्वायर दे रखा है, तो डीसी स्क्वायर मतलब 1। अब 1 किस में आएगा, डीसी स्क्वायर मतलब 1, तो 2 गुना 1 थी तो 2 आ जाएगा, बट हमको 3 लाना है, ये तो 3/2 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए। In triangle ABC, D and E are the points on sides AB and AC respectively such that D parallel BC, AD upon DB is equal to 4/5 and AC is equal to 18 cm, then A is equal to कितना। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको सिंपली करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है बच्चे ABC, जिसमें करा है कि DE जो है ना BC के पैरेलल है, AD बटा DB 4/5 है, तो ये 4/5 है तो ये भी 4/5 होगा, हाँ या नहीं। सच तो यह है कि ये सिमिलर भी होता है छोटका बड़का के साथ, इसका भी 4/5 का रेशियो होगा, जिसमें AC 18 दे रखा है, और यहाँ 5, अगर इसको आप x मानिएगा तो मान लीजिए, और यहाँ AC 9x है, यानी 9x की वैल्यू 18 दे रखा है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा 2। हमसे पूछ रहा है AE मतलब 4x, तो 4 गुना 2 यानी 4 दूना 8, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण का माप, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, तो न्यून कोण की माप 45 होगा, क्योंकि 2 भुजा बराबर है तो सामने का कोण भी बराबर होगा। ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे। दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाई 7 10 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, देखो ऊंचाई दे दे, भुजा दे दे, परिमाप दे दे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, खत्म कहानी। तो 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100, बस। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके परिमापों के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ये सब बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 77 4.5 cm त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। देखो अगर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो बाहर वाले पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है किसी भी सर्कल पे। अगर मान लो ये सर्कल है, आपने यहां से दो स्पर्श रेखा खींच दी, स्पर्श रेखा लगता है नहीं खिंचाया, नहीं कोई बात नहीं। अब हम क्या कर लेते हैं, स्पर्श रेखा को खींच लेते हैं। देखो कैसे, ठीक है। मान लो ये सर्कल है, अब इस पर हमने क्या किया, स्पर्श रेखा खींचा। इस पर हमने क्या किया बच्चे, स्पर्श रेखा खींचा। अगर इस पर आप स्पर्श रेखा एक खींच लेते हैं, ये वाला, ठीक है, और यहां से एक खींच लीजिए, अब तो खींचा गया। अब इस पर हमने स्पर्श रेखा खींचा, इसकी त्रिज्या है 4.5 cm। अगर इसकी त्रिज्या 4.5 है, मतलब ये 4.5 cm दे रखा है। दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, अच्छा ये समांतर स्पर्श रेखा था ना, हम तो इस तरह से स्पर्श रेखा खींच दिए, तो ये तो डिलीट मारना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 4.5 4.5 9 हो जाएगा। देखो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है आपका सिंपल क्वेश्चन। समांतर जो स्पर्श रेखा होता है ना, व्यास के छोरों से होकर गुजरता है, और इसका त्रिज्या 4.5 है, तो ये भी 4.5 हो जाएगा, तो पूरा 9 हो जाएगा।
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? याद रखना है, 2 स्पर्श रेखाएं अभी ना खींचे। क्वेश्चन नंबर 79। ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी और पीबी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अगर यहाँ 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है बच्चे, आपको क्या करना है? 2 स्पर्श रेखा खींचना है। देखो, तो मैंने एक सर्कल लिया। अब एक सर्कल पे हम क्या करते हैं? 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये रहा पहला स्पर्श रेखा और ये रहा दूसरा स्पर्श, ये रहा दूसरा। ठीक है जी, बहुत सुंदर। अब इसमें बोला ये जा रहा है कि अगर यह स्पर्श रेखा आप खींच दिए तो आप मुझे ये बताइए, ठीक है, कह रहा है पी ए पी बी 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ए पी बी कितना है? पी ए और पी बी है ना, तो इसको नाम दे दो पी ए और इसको नाम दे दो पी। ए पी बी 50 है, ए पी बी ये पूरा 50 है। ए ओ बी पूछ रहा है, ये वाला एंगल। आपको पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90, 90 90 180, तो इसको भी 180 होना पड़ेगा, मतलब इसको 130 होना पड़ेगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 के पास पहुंच गए। कहता है दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त के केंद्र है और ए भी 30 है, तो ओ भी ये पूछ रहा है क्या होगा? अगर ये 30 है और ये रेडियस है तो इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 60 60, नहीं 75 75। ये कितना कितना हो जाएगा? 75 75। ये आपको 75 डिग्री हो जाएगा और ये भी 75 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा ओ भी ये कितना होगा, तो ओ भी ये भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। पढ़ते हैं ये सवाल को, जब तक पढ़िए। 8 सीएम त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सीएम की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। अब ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, जिसमें क्वेश्चन में ये बोला है वो क्या, कि जैसे मान लो एक सर्कल आपने बनाया। अब कह रहा 8 सीएम त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सीएम की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई। तो 17 सीएम दूर आपको ले चलता हूं यहां से, केंद्र से 17 सीएम की दूरी पर, ये 17 सीएम, और ये त्रिज्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री बनाता ही है। त्रिज्या दे रखा है 8, तो ये 8 है, 15 है, ये 15 हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा, ये होगा भाई साहब 15। एक घन के विकर्ण की लंबाई अगर 5√3 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले विकर्ण की लंबाई दिल है, इससे आप भुजा निकालिए। तो ये पता होना चाहिए कि घन की जो विकर्ण की जो लंबाई का सूत्र होता है वो क्या होता है? हाँ, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होगा? √3 × a, और ये बराबर होगा 5√3 के, इसे ही कट जाएगा। तब भुजा यहाँ से आप 5 निकाल दिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस का एरिया, 6 सतह होता है, 6 का एरिया, प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है, वर्ग का एरिया साइड स्क्वायर, ये आ जाएगा 150। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उसके आयतनों का अनुपात। त्रिज्या और ऊंचाई ये सब समान है। एक बात आपको उससे मुझे पूछनी है कि बेलन कहते किसको? बेलन है, एक बेलन है और एक शंकु है। ये रहा बेलन और ये रहा शंकु। त्रिज्या और ऊंचाई समान है, त्रिज्या अगर आर है तो इसका ऊंचाई भी आर ही है। त्रिज्या अगर आर है तो ऊंचाई भी क्या होगा? आर ही हो। एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो बेलन का आयतन होता है πr²h। πr²h की जगह भी आर लिखिए। इसका होता है 1/3 πr²h, एच की जगह भी आर लिखिए। आर क्यू तो आर क्यू वैसे भी कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुराही का संयोजन होता है, सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? सुराही जिसमें आप पानी पीते हैं, तो आप जो पानी पीते हैं उसमें देखते होंगे कैसा सुराही बनल रहता है, इस तरीके से बनल रहता है।
बनल रहता है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर, ऐसा वाला तो देखे ही है। ये जो सुराही आप देख रहे हैं ये तो स्फेयर है, यानी गोला है। ये गोला हो गया और ये बेलन हो गया। तो दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, गोला और बेलन का स्फेयर और सिलेंडर का। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक घड़ी के मिनट वाले सुई 45 मिनट में बनाया गया कौन? देखो मिनट वाले सुई जो होता है ना, वो पूरे 60 मिनट में घूम जाता है एक चक्कर। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एक मिनट में ये 6 डिग्री बनाएगा। एक मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री। हमसे पूछ रहा है 45 मिनट में ये कितना बना पाएगा, तो 45 गुना 6 कर लिया जाए, 210 डिग्री। 6×5 = 30, 6×4 = 24, 3×7 = 270। 10 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में कुल परिमिति होगी। 10 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में कुल परिमिति आपसे पूछ। त्रिज्या अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये वाला लेंथ होता है पाई आर। हाँ या नहीं? तो पाई पाइये में है, और आर की जगह 10, यानी ये हो जाएगा 10 पाई। तो ये वाला हो गया 10 पाई, और ये हो गया 20। तो 20 + 10 पाई, तो 20 + 10 पाई पहला ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, 10 कॉमन लेकर। आगे बढ़िए। 6 cm व्यास वाले गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। हवा का आयतन पूछ रहा है। व्यास अगर 6 है तो त्रिज्या 3 हो जाएगा। अब गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाइये में ऑप्शन है, आर क्यूब 3 का क्यूब। तो 3 बार गुना करिए, तो 3 × 3 = 9, 36 पाई। 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 88। पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता है कि θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना। लेकिन यहाँ पे पी त्रिज्या वाले वृत्त, अब त्रिज्या की जगह पी रख देना, रख दीजिए, और थीटा बिल्कुल। तो पाई आर स्क्वायर, पाई पी स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई पी स्क्वायर थीटा बटे 360, ये ऑप्शन सही है। 89। अब 89 वाले सवाल को पढ़िए, इसको पढ़िए, ये क्या बोल रहा है। कह रहा है किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है। अभी जो अर्धगोला होता है, मैं बना ही देता हूं, देखिए। अर्धगोला जो है वो ऐसा होता है बच्चे। ये रहा अर्धगोला, ये मैंने अर्धगोला आपको बता दिया। ये अर्धगोला है। अगर आपने ये अर्धगोला बनाया जिसका ये होता है त्रिज्या, ठीक है, तो किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है। ये वाला जो पृष्ठ यहां से यहां तक आप देख रहे हैं ना, ये वाला पृष्ठ, ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये वो इस सर्कुलर वाला जो बेस में रहता है, ये भी होता है पाई आर स्क्वायर, मिलाकर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और ये दिल है 462 के, त्रिज्या पूछ रहा है। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 462। 3 से पहले 22 से काटिए, 22 दूना 44, 22 से एक बार में, 3 से 7 बार में, 49 का स्क्वायर रूट 7, यानी त्रिज्या कितना आ जाएगा? 7 cm। क्वेश्चन नंबर 90। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 है, तो इसकी भुजा कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल 81√3 के बराबर है, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये स्क्वायर बराबर 81 × 4 आ जाएगा, यानी ये बराबर 9 × 2 यानी 18, 18 cm। देख रहा है आपने, क्या हम लोग 100 तक पहुंच ही जाएंगे लगता है। 91 तक तो हो गया है ना। 3 पासे को उछालने में संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? देखो पासा को n बार अगर उछाला जाएगा तो कुल परिणामों की संख्या का फॉर्मूला याद रखिएगा 6 की पावर n। 2 बार उछाला जाएगा तो 6 की पावर 2, यानी टोटल परिणाम 36 होगा। 3 बार उछाला जाएगा तो 216 होगा, ये ध्यान में रखना है। 3 पासे को उछाल में संभव परिणामों की संख्या, ये लगता है ज्यादा लिखा गया है, अभी बताए ना 216। 92 2 बार हो गया था। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सदैव याद रखना है 0, और जो घटेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितना? 1। एक पासा एक बार फेंका जाएगा, एक बार फेंका जाएगा तो केवल 1 से 6 तक आपको नंबर मिलने वाला है।
ठीक है, जिसमें आभास संख्या की प्रायिकता क्या होगा, टोटल 6 नीचे, आभास संख्या इसमें कौन कौन है, 3 आभास संख्या है तो 3 ऊपर, यानी 1/2। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसमें काला के रंग के रानी की होने की क्या प्रायिकता है। देखो, ताश के बारे में बच्चे की जानकारी होगा, मैं ऐसा मान कर चलता हूँ, लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं आपका 2 मिनट टाइम इसमें खराब करना चाहता हूँ, हाँ या नहीं। ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं बच्चे। तो 52 कार्ड जो होता है वो 2 कलर में बटा हुआ होता है। एक होता है रेड, एक क्या होता है रेड, और दूसरे वाले में होता है ब्लैक। तो जो रेड होता है ना वो 26 कार्ड होता है, और ब्लैक भी कितना होता है 26। अब रेड भी 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, ठीक है। एक को कहते हैं डायमंड, और एक को क्या कहते हैं, डायमंड हो गया, एक क्या हो गया, डायमंड हो गया, और हार्ट, हाँ हार्ट। और इसमें जो ब्लैक वाला होता है, इसमें जो होता है वो स्पेड होता है और एक क्लब होता है, जिसको चिड़ी बोलते हैं। अब ये डायमंड भी 13 पत्ती होगा, हार्ट भी 13 पत्ती होगा, स्पेड भी 13 होगा, और क्लब भी 13 होगा, समझे। अभी 13 पत्ती कौन कौन होता है, जिसमें पहला पत्ती होता है एस, और बाकी 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखा होता है, फिर जैक होता है, फिर किंग होता है, और फिर क्वीन होता है। यानी जो रानी की बात कही गई है तो प्रत्येक पार्ट में एगो होगा, डायमंड में एगो रानी होगा, हार्ट में भी एगो रानी होगा। लाल वाला रानी आपसे पूछेगा तो एक और एक मिलके 2 हो जाएगा। जिसमें हमसे पूछ रहा है काला रंग के रानी की होने की क्या प्रायिकता, तो काला में 2 रानी होगा, तो 2 ऊपर और 52 नीचे, यानी 1/26। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 96, 2 सिक्कों उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की क्या प्रायिकता। जब 2 सिक्का उछालते हैं तो हेड 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 हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, या हेड टेल आ जाए, या ऐसा हो जाए पहले टेल आ जाए बाद में हेड आ जाए। यही संभावना 4 को होता है, टोटल तो 4 हो ही जाएगा। जिसमें एक भी शीर्ष नहीं आना है, एक भी शीर्ष नहीं आना तो क्या आना है, माने एक भी हेड नहीं आना तो टेल आना है। इसमें भी हेड है तो ये भी खत्म कर दीजिए, वो एक होगा, 1/4। कहाँ लिखा हुआ है, कह रहा है ये जो नंबर दिया गया है इसका बहुलक बताइए। तो जो सबसे ज्यादा बार आया है, जैसे 23 को अगर देखा जाए तो 23 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 बार आया है। 23 23 तो 3 बार आ गया है। 20 तो लगता है नहीं दिख रहा है। 22 22 एक बार 2 बार आया है। 37 तो बहुत कम बार आया है। 24 बहुत कम बार आया है। आप देख लीजिए, लगता है 23 से ज़्यादा बार आया है, 23 हो जाएगा। आया नहीं, ये सवाल को करिए। अब इसको जब तक पढ़िए 97 नंबर, देखो क्या बोला जा रहा है। यदि 5 आंकड़े दिया गया है, इसका माध्य 14 है, तो x का वैल्यू कितना होगा। माध्य का मतलब होता है सभी को जोड़ दो, है ना। और अगर सेम गैप रहता है ना तो बीच वाला कहलाता है, जिसे गैप सेम है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 अच्छा अलग अलग बढ़ रहा है ना। तो आप एक काम करिए, सभी को जोड़िए, 1 2 3 4 5x प्लस 4 3 7 2 9 1 10। टोटल नंबर कितना था, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दीजिए। 14 25 70, 70 में 10 घटा दीजिएगा तो 60, यानी एक्स का वैल्यू 12 आ जाएगा। 98 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय परिवृत्त की माप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में तो ये तो आता ही है, मीन मोड मीडियन रेंज नहीं आता है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रथम 8 आभास संख्याओं का माध्यिका बताइए। 8 आभास संख्या का माध्यिका, आभास संख्या का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 8 को चुपचाप आपको लिखे पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5, 11 के बाद 17 19 हो गया। 8 को 2 4 6 1 7, एक और होगा जी 23। अब सभी को जोड़ करके जितना है उतना से आपको भाग दे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, क्योंकि मात्र एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का उच्च सीमा। आपको पता है बहुलक के लिए सबसे सबसे ज्यादा वाला फ्रीक्वेंसी देखना होता है, तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन दिख रहा है 20, तो यही कहलाएगा बहुलक वर्ग। इसका ही निम्न सीमा कहलाता है, इसका उच्च सीमा कहलाता है। तो उच्च सीमा कह रहा है तो 30 हो जाएगा। अब 30 ऑप्शन नहीं अगर लिखा गया है तो कोई बात नहीं है, बात खत्म हो गया, 30 हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा।
बहुत मज़ा आया होगा, है ना? तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर और भी वीडियो का डिमांड है तो भी आप बोल सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।